मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में 4-5 सालों से हैं, लेकिन जब भी वो ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद उन्हें हमेशा रिग्रेट होता है कि मैंने ये ट्रेड ली ही क्यों। एक दिन मेरे पास आए और मुझसे बोलते हैं कि देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में के लिए जितनी भी स्ट्रेटजी थी वो मैं लगभग सारी सीख चुका हूँ। मैंने बुक्स भी पढ़ ली, यूट्यूब वीडियोज़ भी देख ली, कोर्सेज भी ले लिए, सब कुछ जो मैं कर सकता था सीखने के लिए वो मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आया। समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी, मैं कहाँ पर गलत जा रहा हूँ, क्या मेरी कोई स्ट्रेटजी गलत जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, स्ट्रेटजी आपकी गलत नहीं है, आपका ट्रेड लेने का तरीका गलत है। सिर्फ स्ट्रेटजी कभी गलत नहीं हो सकती। स्ट्रेटजी तो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरीके से काम करती है, तो उसका गलत या सही होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड लेते वक्त क्या ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद क्या आप अपनी ट्रेड का एनालिसिस करते हो। जनरली जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगनर होते हैं वो बिना एनालिसिस के ट्रेड को ले लेते हैं और फिर उनको लॉस होता है या उनका प्रॉफिट भी होता है, तब भी वो कॉन्फिडेंस वाला प्रॉफिट नहीं आता है जो कि ट्रेड लेने से पहले ही उनको होना चाहिए था। तो क्या रीजंस हैं कि जब भी आप एक ट्रेड लेते हो तो आप पहले से उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, या अगर होते भी हो तो ट्रेड लेने के बाद वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड को लेने से पहले कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए, वो एनालिसिस के कौन से स्टेप हैं जिनको फॉलो करने के बाद ही ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेड का एनालिसिस ठीक करोगे तो आपका जो चांस है उस ट्रेड का सक्सेस होने का, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो किस तरह से ट्रेड का एनालिसिस किया जाता है, इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी ट्रेड को लेने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप नंबर 1 की, जो कि है मार्केट इन्वायरमेंट चेक। ये बात आप नोट कर सकते हो कहीं पर भी कि सबसे पहली चीज क्या नोट की जानी चाहिए कि हमें मार्केट इन्वायरमेंट चेक करना है। क्या मतलब है इस बात का? देखिए, आप ट्रेड जब ले रहे हैं तो ट्रेड लेने, जैसे सपोज करिए मार्केट ओपन हुआ, राइट, आपको ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड लेने पर सबसे पहली चीज क्या देखनी है? तो आंसर है सबसे पहले हम ब्रॉडर पिक्चर में चीजों को देखते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि हम ओवरऑल मार्केट का सबसे पहले मूड समझने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट का मूड कैसा है। आप जानते हो कि जो मार्केट का जो मूड होता है ना, जो बिग पिक्चर है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है। मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का मूड आज बुलिश नेचर का है, मार्केट का मूड जो है वो बेरिश नेचर का भी हो सकता है, या मार्केट का ना आज बुलिश मूड है ना बेरिश मूड है, उसका साइडवेज रहने का मूड है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ओवरऑल मार्केट का मूड देखना, ना कि सीधा चार्ट लगाया और शुरू हो गए। नो, ये सबसे पहली जो मिस्टेक है जो बिगनर्स के साथ होती है, वो क्या? सीधा चार्ट पे जंप कर जाना बिना मार्केट का मूड देखे हुए। तो सबसे पहले तो कहीं पर भी कुछ ट्रेड करना है तो मार्केट का इन्वायरमेंट चेक करना है, सबसे पहला स्टेप होता है। ठीक है, क्या चेक करें सर इसमें? तो मैं कहता हूं सबसे पहले अपने आप में सबसे पहले चेक करो कि मार्केट में ट्रेंडिंग है मार्केट या रेंज बाउंड है। अब ट्रेंडिंग किसी भी साइड में हो, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, तो दो ही चीजें पूछनी है आपसे कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है यानी किसी भी तरह का ट्रेंड है, या रेंज बाउंड मार्केट है, साइडवेज है। सबसे पहले तो ये पूछना है। ठीक है, और क्या चेक करें? क्या मार्केट की वोलेटिलिटी हाई है या लो है? सेकंड क्वेश्चन, ये बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय चलना है। सबसे पहले चेक कर लिया कि रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग है, फिर दूसरी चीज मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है या लो है, फिर इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है कि कोई ऐसा आसपास किसी भी तरह का कोई इवेंट तो नहीं आने वाला है, यानी कि क्या आज एक्सपायरी थे तो नहीं है। ट्रेड मान लो जब ले रहे हो तो अपने आप से पूछो कि क्या आज एक्सपायरी तो नहीं है, कोई न्यूज़ तो नहीं आने वाली है, आज बजट तो नहीं आने वाला है, या मैं जो ट्रेड लेने वाला हूं जिस टाइम पीरियड के लिए उस टाइम में उस पर्टिकुलर स्टॉक की कहीं अर्निंग तो नहीं आने वाली है, राइट। या आप अगर इंडेक्स में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बजट, कोई न्यूज, कोई इवेंट, कोई वॉर या ऐसा कुछ, मतलब कोई न्यूज तो मार्केट में नहीं है उससे रिलेटेड। तो ये तीन बातें हैं जो सबसे पहले हमें चेक करनी है। क्या क्या चेक करना है बताइए?
सबसे पहले रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग है, दूसरा वोलाटिलिटी हाई है या लो है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि कोई न्यूज़ तो नहीं है मेरे टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में मैं ट्रेड लेना चाहता हूं। अगर आप 15 मिनट में लेना चाहते हो तो 15 मिनट में न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 वीक का ले रहे हो तो 1 वीक में कोई न्यूज़ तो नहीं है। अगर है तो प्रॉब्लम नहीं है, बस पता होना चाहिए। अगर न्यूज़ है तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा, राइट। ठीक है, ये तो हो गई बात कि हम क्या चीज़ चेक करेंगे, ये 3 चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, अब मान लो ये सर चेक कर लिया तो इससे फ़ायदा क्या है? तो आंसर है कि जब आप ट्रेंड या रेंज चेक करेंगे तो उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से पूछने पड़ेंगे। मार्केट क्या डायरेक्शनल है? डायरेक्शनल का मतलब एक तो होता है कि रेंज बाउंड है और दूसरा है डायरेक्शनल है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। तो पहले तो ये क्वेश्चन अपने आप को बहुत ही क्लियर कर लो कि ये डायरेक्शनल है या नहीं है। क्यों कर लें हम क्लियर? तो आंसर है कि अगर आप डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मार्केट को अगर क्लियर कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे आने वाले स्टेप्स में स्ट्रेटेजी को डिसाइड करोगे, राइट। तो पहले तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट डायरेक्शनल है या नहीं है। तो कब हम कहते हैं सर कि डायरेक्शनल है और कब हम कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल है? तो आंसर है कि अगर मार्केट बुलिश या बेरिश हुआ तो डायरेक्शनल हुआ, और अगर मार्केट रेंज बाउंड है, राइट, एक रेंज के अंदर ही है, साइडवेज चल रहा है, तो हम कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, कभी इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा। तो वो क्या कर रहा है? एक रेंज में है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो ना बुलिश ना बेरिश, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछना है? क्या मार्केट डायरेक्शनल है? दूसरी चीज, क्या मार्केट चॉपी है, क्या रेंज बाउंड हो रहा है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जब आप वोलाटिलिटी और लो वोलाटिलिटी की बात जब क्लियर कर लोगे, अपने आप से पूछ लोगे, तो आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, क्या एक्सप्लोसिव मूव आ रहे हैं? एक्सप्लोसिव मूव, अगर वोलाटिलिटी हाई हुई, राइट, तो वोलाटिलिटी अगर हाई है तो कितनी हाई है? क्या बहुत बड़े बड़े मूव आ रहे हैं मार्केट में? या वोलाटिलिटी लो है तो कितनी लो है? क्या ऐसा कोई चांस है कि कोई न्यूज आने वाली है और ये लो वोलाटिलिटी हाई होने वाली है? ये भी हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही क्लियर रखनी है। क्या? कि जब आप वोलाटिलिटी के बारे में बात करो, हाई वोलाटिलिटी और लो वोलाटिलिटी, तो उसके साथ ये चेक करना जरूरी है कि कोई न्यूज तो नहीं है, क्योंकि अगर लो वोलाटिलिटी है और साथ में कोई न्यूज आने वाली है तो वो हाई से लो से हाई में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। या अगर मान लीजिए मैं कहता हूं पहले से हाई वोलाटिलिटी है और कोई न्यूज नहीं आने वाली है, तो हाई से वो क्या हो सकती है? लो हो सकती है। तो सिर्फ अकेले वोलाटिलिटी चेक कर लेना उसका कोई मतलब नहीं है, वोलाटिलिटी के साथ न्यूज भी चेक करना पड़ेगा, इवेंट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें जब आप डिसाइड कर लोगे तो इसके बाद कुछ चीजें होंगी। क्या? कि आप डायरेक्टली चार्ट पर जंप ना करके मार्केट की जो है वो बिग पिक्चर जो है वो देख चुके होगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मार्केट में हमने चेक कर लिया, मार्केट आज बुलिश है, एक दूसरा मार्केट की वोलाटिलिटी लो है, लेकिन 3-4 दिन बाद बजट आने वाला है, वोलाटिलिटी क्या होने वाली है? हाई हो सकती है, राइट। तो ये 2-3 बातें क्लियर हो गई। एक तो डायरेक्शन क्लियर हो गई, दूसरा वोलाटिलिटी क्लियर हो गई, और तीसरा न्यूज वाला इवेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया, क्योंकि वो वोलाटिलिटी को इंपैक्ट करेगा। नाउ अब चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में जो आता है वो है टेक्निकल एनालिसिस, डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर। इसमें हमें 2 चीजें पता चलेंगी कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरह की है और मार्केट का अभी स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि हम बेसिकली प्राइस बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हमें चेक करनी है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ट्रेंड डायरेक्शन, वो मैंने आपको पहले स्टेप में बताया कि एक तो आपने ओवरऑल देख लिया अभी, लेकिन सर आपने वो तो स्टेप 1 में बता दिया था, अब इसे स्टेप 2 में क्यों बता रहे हो? तो आपको याद होगा कि अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज को अगर देखा है तो आपको पता होगा कि वहां पर टाइम फ्रेम की बात की गई थी, जहां पर आपको बोला गया था कि अगर आपको मार्केट में अगर ट्रेंड देखने हैं तो आप अलग तरह के चार्ट पे देखोगे और अलग तरह के टाइम फ्रेम पर देखोगे, राइट। तो जब मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट देखना हो, मतलब बिग पिक्चर में देखना हो, तो वहां पर टाइप ऑफ चार्ट अलग होगा और टाइप ऑफ टाइम फ्रेम अलग होगा। तो जो आप स्टेप 1 में कर रहे हो वो पहला चार्ट जो ट्रेंड को दिखाता है और वो टाइम फ्रेम जो ट्रेंड को दिखाता है उसको फॉलो करोगे,
ये बात आ गई आपको समझ में। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, सेकंड स्टेप में अब आपने चार्ट चेंज कर दिया एक, और दूसरा टाइम फ्रेम भी चेंज कर दिया। अब आप दोबारा से उस ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हो। तो यानी कि जब हम बिग पिक्चर पे ट्रेंड को देखते हैं और तो उसके बाद हम टाइम फ्रेम को छोटा करके फिर उस बिग पिक्चर को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं सेकंड स्टेप में। तो इसलिए जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले स्टेप में हमने देख लिया मार्केट का ट्रेंड और उसके बाद फिर मार्केट ट्रेंड को भूल ही गए। नो, उसके बाद उसकी कंफर्मेशन भी चाहिए। ये समझ आया आपको? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे वो है की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आपको आता है बहुत अच्छे से, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस का बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का, जहां पर नथिंग लेफ्ट स्टाइल में पूरा आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखने और समझने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप डाउनलोड कर सकते हो जीएस क्लासेस ऐप, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई सीरियस लर्नर है जो वास्तव में टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल में समझना चाहता है तो वो वहाँ से लिंक पर जाकर ऐप को डाउनलोड करके बिल्कुल सिंपल सिस्टमेटिक वे में ईजी लैंग्वेज में पूरा कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीख सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए ऐसा कुछ मार्केट में बन रहा है, राइट, और आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, यहीं पर कहीं सपोर्ट बनेगा, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आपको आता है। ठीक है, सबसे पहला काम अब ये कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ब्रेकआउट आ रहा है या रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ब्रेकआउट कैसे आते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये मैंने आपको प्लेलिस्ट में बता रखा है। यूट्यूब पर आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी प्लेलिस्ट मिल जाती है, तो वहां पर बहुत ही क्लियरली हमने देखा है कि ब्रेकआउट कैसे देखते हैं और रिजेक्शन कैसे देखते हैं, तो वो हमें सबसे पहले मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद हायर हो, हायर हाई, हायर लो या लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या उनके पीछे की साइकोलॉजी है, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में बातें कर चुके हैं। तो ये चार चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या करनी है, तो आंसर है चेक करनी है। नंबर 1 पर बताइए क्या आता है, तो आंसर है जब स्टेप 1 में हमने ट्रेंड देख लिया था तो स्टेप 2 पर आकर हमें क्या करना है, फिर से ट्रेंड को कंफर्म करना है लोअर टाइम फ्रेम पर, पहला। दूसरा हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं प्रॉपर। ठीक है, तीसरा हमें ये मार्क करना है कि, या ये मुझे कहना चाहिए, मुझे चेक करना है कि वहां पर कोई ब्रेकआउट वाली कंडीशन तो नहीं आ रही है या रिजेक्शन वाली कंडीशन आ रही है। ये तीसरी चीज हो गई। और चौथा, स्ट्रक्चर को चेक करना है कि हायर हाई हायर लो बन रहे हैं या लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये चारों स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियरली आपको चार्ट पर मार्क कर लेने हैं। ठीक है, जब ये मार्क कर लेंगे तो 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला, मुझे डायरेक्शनल बायस है, या दूसरा ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बेटर है। इन दोनों चीजों का आंसर आपको बहुत ही क्लियर मिल जाएगा। कैसे, देखो, डायरेक्शनल बायस का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट, तो इसका मतलब क्या दिखा, तो आंसर है एक डायरेक्शन दिखेगी होगी, ब्रेकआउट तो एक डायरेक्शन में ही होगा। तो पहला वाला जो स्टेप था वहां पर ओवरऑल सेंटीमेंट से ये क्लियर हो गया था कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो एक डायरेक्शन कंफर्म हुई थी। फिर इसके बाद हमने जब लोअर टाइम फ्रेम पर इसमें देखा तो वहां पर भी हमें क्लियर हुआ होगा ट्रेंड। फिर इसके बाद अगर ब्रेकआउट है तो फिर से डायरेक्शन की बात आ गई, राइट, तो फिर से डायरेक्शनल बायस हो गया। फिर इसके बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी ये बताता है कि मार्केट में हम डायरेक्शनल बायस हैं या नहीं है, यानी कि हम किसी डायरेक्शनल स्ट्रेटजी पर आज वर्क करें या किसी ऐसी स्ट्रेटजी पर वर्क करें जो कि साइडवेज वाले मार्केट को शो करती हो, राइट। तो स्ट्रक्चर भी उसी को दिखाएगा, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसी चीज में हमारी हेल्प करते हैं। अगर कोई भी सपोर्ट टूटता है, कोई भी रेजिस्टेंस टूट रहा है, तो इस बात का मतलब फिर से वही हो गया कि वहां पर फिर से डायरेक्शनल हो गया मार्केट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब तक मार्केट रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो वहां पर स्ट्रेटजी भी रेंज बाउंड वाली काम करेगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप मार्केट का ओवरऑल सिनारियो बता रहा है। सेकंड स्टेप में चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से वो जो सिनारियो स्टेप 1 में हुआ था उसको क्या किया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है।
अगर वो कंफर्म हो जाता है तो आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है। आउटकम क्या मिलेगा? डायरेक्शनल व्यू अगर मान लो आपको मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अभी भी इस बात का ध्यान रखना कि आपकी किसी भी तरह की कोई भी एंट्री अभी भी नहीं बनी है। इस बात को बहुत ही क्लियर रखेंगे। क्या बात क्लियर रखेंगे? कि मार्केट में हमें व्यू तो मिल भी गया, आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि बुलिश है, सेकंड स्टेप भी टेक्निकल एनालिसिस भी कह रहा है कि बुलिश है, लेकिन मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। ये बात आ गई समझ में? स्टेप 2 के बाद कुछ भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? हो जाने दो। इसके बाद नेक्स्ट अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है सर? स्टेप नंबर 3 कह रहा है इसमें हमें मेजरली जो है वो क्वांट की बातें करनी है, क्वांट एनालिसिस की बातें करनी है, यानी कि हम वोलाटिलिटी का एनालिसिस करेंगे। मतलब देखो, अगर आप बात कर रहे हो ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मेजर रोल होता है वो किसका है? वोलाटिलिटी का। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर के लिए जो इकलौती जो चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वो है वोलाटिलिटी, जो उसकी हेल्प करती है। अगर वोलाटिलिटी है, मूव है, तो उसमें कुछ प्रॉफिट का पोटेंशियल बन सकता है। अदरवाइज ऑप्शन बायर के लिए क्या रोल है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर? तो आंसर है नथिंग। व्हाई? बिकॉज टाइम डिके की वजह से, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो टाइम डिके की वजह से ऑप्शन प्रीमियम वैसे ही डिक्रीज होते रहेंगे। तो ऑप्शन बायर का इकलौता सहारा कौन है मार्केट में? तो आंसर है वोलाटिलिटी, राइट। अब वोलाटिलिटी का पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए सारे बिगिनर को, चाहे वो सेलिंग कर रहे हो या वो बाइंग कर रहे हो। ये बात ध्यान रखना है, मैं ये जरूर कहता हूं कि वोलाटिलिटी सहारा है ऑप्शन बायर का, लेकिन एट द सेम टाइम वोलाटिलिटी जो है वो बेनिफिट करवाती है किसका? तो आंसर है सेलर के लिए भी। तो वोलाटिलिटी तो दोनों को ही चेक करनी है। कम होगी वोलाटिलिटी, जितनी लो रहेगी वो सेलर के लिए बेनिफिट है, ऑफ कोर्स बायर के लिए उसमें लॉस होगा। लेकिन उसका उल्टा भी तो होता होगा, अगर वोलाटिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो बायर के लिए बेनिफिट है उसमें, लेकिन सेलर जो है उसका लॉस होगा। तो सेलर को भी चेक करनी पड़ेगी ना कि वोलाटिलिटी कम है या ज्यादा है मार्केट में, राइट। तो वोलाटिलिटी को हमें चेक करना है। अब वोलाटिलिटी की हेल्प से हमें क्या पता चल जाता है? तो हमें यह पता चल जाता है कि जो ऑप्शंस हैं वो एक्सपेंसिव हैं या चीप हैं। मतलब अगर वोलाटिलिटी हाई होती है मार्केट में, तो अगर आप सीरीज 1 बहुत डिटेल में देखकर आए हो, जो कि यूट्यूब पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में आपने ये देखा होगा कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर वोलाटिलिटी हाई होती है तो उस केस में जो ऑप्शन के प्राइस होते हैं वो भी हाई होते हैं, तो महंगे मिल रहे होते हैं ऑप्शन। लेकिन अगर वोलाटिलिटी लो है तो वहां पर कोई भी बायर नहीं है। इस बात का मतलब ही ये हो गया, वोलाटिलिटी लो का मतलब कोई बायर ही नहीं है, और कोई बायर नहीं है इसका मतलब उसका डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो क्या कम होगा? प्राइस कम रहा होगा। ये समझ आ रही है बात? तो हमें जब वोलाटिलिटी हम चेक कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि मार्केट में ऑप्शंस चीप में मिल रहे हैं या महंगे मिल रहे हैं। अगर महंगा मिल रहा है तो ये किसके लिए गुड न्यूज है? ऑप्शन सेलर के लिए। वाई? क्योंकि महंगा मिलेगा, महंगे में बेचेगा, सस्ते में खरीदेगा, राइट। लेकिन अगर सस्ते में मिल रहा है, चीप पे है अगर प्रीमियम, अगर वोलाटिलिटी लो है, तो ये बायर के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वोलाटिलिटी लो है, राइट, ध्यान से सुनना, अगर वोलाटिलिटी लो है तो ऑप्शन प्रीमियम कम है। अब अगर लो है तो नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? तो आंसर है लो है तो हाई ही हो सकती है। लो तो पहले से ही है, क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। तो जो प्रीमियम कम है वो अब क्या होगा? तो आंसर बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए वोलाटिलिटी बहुत मेजर चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में। तो चीप प्रीमियम मिल रहे हैं तो बायर के लिए ठीक, महंगे मिल रहे हैं तो सेलर के लिए ठीक। तो वो चेक तो करना पड़ेगा। कैसे चेक करें सर? तो आंसर है आप चेक करो आईवी को, यानी इंप्लाइड वोलाटिलिटी लेवल को चेक करो कैसा है। आईवी की रैंक चेक करो, परसेंटाइल चेक करो कि आईवी परसेंटाइल कितनी है। वो आपको ऑप्शन चेन में बहुत डिटेल में दिख जाता है। फिर इसके बाद सबसे जरूरी चीज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपका जो स्माइल का शेप है या जो स्क्यू शेप है वो कैसा है। ठीक है, वोलाटिलिटी स्माइल का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में आपने सीखा है कि जो वोलाटिलिटी की जो शेप है वो किस तरह की दिखाई दे रही है। वोलाटिलिटी स्माइल का शेप किस तरह का दिख रहा है, स्क्यू का शेप किस तरह का दिख रहा है, वो आप सबसे जरूरी चीज आप यहां पर चेक करेंगे। फिर इसके बाद जो टर्म स्ट्रक्चर है वो भी चेक करेंगे। नियर वर्सेस फार एक्सपायरी में जो टर्म है
उसको भी चेक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वोलेटिलिटी को देखेंगे। तो बेसिकली टाइम सीरीज के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वोलेटिलिटी जो है वो वर्क करती है। तो ये 3-4 चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाता है ना, बेसिकली ये ऑफ कोर्स एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, तो जब इन कॉन्सेप्ट का आपको बहुत ही क्लियर हो जाता है, ये आप चेक कर लेते हो, तो आपके सामने क्या निकल कर आता है? तो आंसर ऑप्शन की प्राइसिंग निकल कर आ जाती है। जो प्राइसिंग निकल कर आएगी, अगर वो चीप है तो ऑप्शन बायर का उस दिन उस ट्रेड में कुछ काम है, और अगर वो महंगा है तो उस दिन ऑप्शन सेलर का कुछ काम है, राइट? तो आप बायर बनोगे या सेलर बनोगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी क्या कह रही है। अगर आपने वोलेटिलिटी चेक नहीं करते हो अपने ट्रेड लेने से पहले, या आपने पहले कभी नहीं चेक की है, तो इस बात का मतलब ये है कि आप ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो, और उसे गैम्बलिंग कहते हैं। ये बात समझना, उसे ट्रेडिंग नहीं, उसे गैम्बलिंग कहते हैं। तो वोलेटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर मान लो हमने चलो ये सर चेक कर भी लिया, तो उससे फायदा क्या है? तो आंसर है, अगर आईवी हाई हुई, आपने मान लीजिए आईवी की कैलकुलेशन कर ली, अगर आईवी हाई हुई तो सेलिंग के लिए फेवरेबल है, अगर आईवी लो हुई तो बाइंग के लिए फेवरेबल है, ये बात हम समझते हैं। और अगर कोई इवेंट आने वाला है, ठीक है, तो क्या वो इवेंट उस वोलेटिलिटी में पहले से प्राइस्ड हो चुका है? इस बात का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो हमेशा जो भी इवेंट आने वाला होता है उसका प्राइसिंग पहले ही कर लेता है, वोलेटिलिटी को हमेशा पहले से ही प्राइस करके रखता है। इस बात को थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि मान लीजिए कोई एक चीज है जो 100 रुपए की है, राइट? एक इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से उसकी कीमत 105 रुपीज हो सकती है, राइट? तो अभी मार्केट में वो चीज पहले से 105 की दिखेगी आपको। इस बात का मतलब ये हो गया कि उस इवेंट को उसने पहले से ही प्राइस कर लिया है। अभी इवेंट आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन उसकी वजह से जो वोलेटिलिटी आती उसको इसने पहले से ही प्राइस कर लिया। तो क्या वो प्राइसिंग हो चुकी है, राइट? तो वो वोलेटिलिटी स्माइल के कॉन्सेप्ट से आप उसकी प्राइसिंग पहले से ही देख पाओगे, ठीक है? ये भी समझ आता है। तो अगर ये सारी चीजें आपने कर ली तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उस दिन बाइंग की स्ट्रेटजी पर काम करना है या सेलिंग की स्ट्रेटजी पर काम करना है, कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जिस पर काम किया जा सकता है, ठीक है? बिगिनर की जनरली जो मिस्टेक होती है, जो कि हर बिगिनर को कहीं पर अपना लिख लेना चाहिए, ट्रेड जहां भी वो लेते हैं उस रूम में कहीं पर लिख कर रख लेना चाहिए, एक जरूरी चीज क्या, कि डायरेक्शन सही हो गई। ध्यान रखना, फिर से सुनो, डायरेक्शन अगर सही भी है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वोलेटिलिटी गलत हो गई तो ये कहीं पर लिख लो बड़ा बड़ा कि वहां पर क्या होगा, लॉस होगा। इस बात को फिर से सुनना कि आपको डायरेक्शन, आपने जो सोचा था उसी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, लेकिन अगर वोलेटिलिटी गलत हो गई तो आपका लॉस होगा, ये फिक्स है, चाहे आप बायर हो या सेलर हो, क्योंकि डायरेक्शन ठीक भी है। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए कहता हूं कि मान लो किसी ने कॉल ऑप्शन को बाय किया, ठीक है, कर लिया सर, उसने सोचा था कॉल ऑप्शन का बाय करने का मतलब क्या होगा कि मार्केट बुलिश होगा, मार्केट बुलिश भी है, उसकी डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पर वोलेटिलिटी लो है। क्या लो है? आईवी लो है। अब आईवी लो होगा तो क्या होगा? तो आंसर है ये जा तो रहा है लेकिन धीरे 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 जा रहा है। लो वोलेटिलिटी का मतलब उसमें स्पीड नहीं है, वोलेटिलिटी का मतलब स्पीड होता है, स्पीड। तो अगर जा तो रहा है उसी डायरेक्शन में जिसमें आपने सोचा था और आपने जो आपका जो एनालिसिस करता था, लेकिन धीरे 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 जा रहा है। और जब अगर धीरे धीरे जाएगा तो टाइम तो धीरे धीरे नहीं जाता है, टाइम आपकी ट्रेड के हिसाब से नहीं चलेगा, टाइम तो अपने सीक्वेंस में चलेगा। तो उस टाइम की वजह से टाइम डिके होता रहेगा और आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप किस में होगे? तो आंसर है लॉस में होंगे। ये समझ आया? तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो तो डायरेक्शन तो सही होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में वोलेटिलिटी भी सही होनी चाहिए, तभी वहां पर आपके कुछ प्रॉफिट के पोटेंशियल बन सकते हैं। ये समझ आया आपको? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 पर, तो जैसे जैसे आप अपने एनालिसिस को आगे लेकर जाते जाओगे, तो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आप टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हो। स्टेप 1 में आप ब्रॉडर पिक्चर पर, जैसे चार्ट पर, बड़े टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस ही कहेंगे उसे, जो आप स्टेप 1 में कर रहे थे। स्टेप 2 में
आप चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हो और इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर डिफरेंट टाइप के चार्ट पर देख रहे हो, है ना, तो वहां पर भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो जब आप ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीजें देख रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप क्वांट एनालिसिस की दुनिया में एंटर कर जाते हो, जहां पर आप वोलाटिलिटी को चेक करते हो, राइट। अब वोलाटिलिटी तो आपने चेक कर ली, उसके बेसिस पर यह भी पता कर लिया कि प्राइस ऑप्शन का चीप है या महंगा मिल रहा है, हमें एक्सपेंसिव मिल रहा है, राइट, दो भी आपने डिसाइड कर लिया। उसके बेसिस पर यह भी डिसाइड हो गया कि चलो आज बायर बनेंगे कि सेलर बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्चुअल में आप और नेक्स्ट एडवांस लेवल पर जाते हैं, उसे कहते हैं कि आप प्रॉपर क्वांट एनालिसिस अब आप कर रहे हो। तो क्वांट एनालिसिस जब आप करते हो, क्वांटिटेटिव चेक करोगे तो क्या करोगे, तो आंसर है वहां पर हम अपनी रिस्क और मैथ्स को बात करेंगे। बेसिकली जब हम ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें रियल मनी इन्वॉल्व है। अब क्योंकि रियल मनी इन्वॉल्व है तो हमें सबसे जरूरी चीज जो करनी पड़ेगी ट्रेड लेने से पहले, वो है अपने रिस्क को मैनेज करना। और आपका जो रिस्क मैनेज करवाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स ही करवा सकता है। वाई? क्योंकि मैथमेटिक्स में जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो चीजें फॉलो होंगी मैथ्स के थ्रू, वो फिक्स होंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी भी स्ट्राइक के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू फिक्स है। वहां पर मार्केट में कुछ भी हो जाए, चाहे वोलेटिलिटी लो हो जाए, हाई हो जाए, डायरेक्शनल हो जाए, नॉन डायरेक्शनल हो जाए, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई लेना देना है? तो आंसर है नो। अगर किसी भी स्ट्राइक की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है तो वो रहेगी, राइट। तो मैथ्स कभी फेल नहीं होगा। तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली हमें ये चेक करना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। हमारा रिस्क मैनेजमेंट हम क्वांट एनालिसिस के थ्रू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम अपने ग्रीक का एक्सपोजर देखेंगे। मतलब सबसे पहले तो मैं डेल्टा चेक करूंगा। डेल्टा जो है वो बेसिकली क्या बताता है आपको, वो बताता है कि आपका अंडरलाइंग कितना मूव करेगा उतना ही आपका प्रीमियम मूव करेगा जितनी आपकी डेल्टा की वैल्यू है। एग्जांपल के लिए अगर आपका अंडरलाइंग 1 पॉइंट मूव करता है और आपके डेल्टा की वैल्यू 0.5 है तो उसके 1 पॉइंट मूव करने पर आपका जो प्रीमियम है वो भी 0.5 मूव करेगा। अब सवाल ये है कि आपका डेल्टा का एक्सपोजर ज्यादा तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अंडरलाइंग पॉइंट 1 पॉइंट मूव कर रही है और आपका जो टोटल डेल्टा है आपकी पोजीशन का वो 500 है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, डेल्टा की वैल्यू कितनी 500, क्योंकि 0.5 तो एक क्वांटिटी का है, लेकिन आप एक क्वांटिटी तो मार्केट में ले नहीं सकते, आप तो लॉट में बातें करोगे। तो एक लॉट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी होंगी उसका 0.5 में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब हमारे पास नंबर ऑफ डेल्टा निकल कर आएंगे। नंबर ऑफ डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने डिटेल में सीरीज 1 में देखा हुआ है। तो अगर मान लीजिए आपका डेल्टा की पोजीशन 500 है तो अगर मान लीजिए अंडरलाइंग 1 पॉइंट मूव कर रही है तो आपका प्रीमियम 500 मूव करेगा, राइट। लेकिन इसका उलट भी सोच लेना, क्योंकि ये डायरेक्शनल बायस होता है। अगर वो 1 पॉइंट पीछे की तरफ आता है तो आपका 500 का लॉस भी होगा। तो आपका जो डेल्टा है ना वो बताता है कि आप कितने रिस्क ले रहे हो, कितना नहीं ले रहे हो। जितना ज्यादा डेल्टा है आपकी पोजीशन का, इस बात का मतलब आपने उतना बड़ा रिस्क लिया है। इस बात को ध्यान रखना। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो अपने डेल्टा को 0 के आसपास रखते हैं। इन जनरल इवन डेल्टा न्यूट्रल इसीलिए करते हैं क्योंकि डेल्टा ही क्या है, रिस्क है। फिर से सुनो, डेल्टा इक्वल्स टू, याद कर लो क्या होता है, डेल्टा मतलब रिस्क। अगर डेल्टा ज्यादा, हमारी पोजीशन का डेल्टा ज्यादा यानी कि रिस्क ज्यादा, तो हमारा जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, डेल्टा को 0 करेगा। तो वो डेल्टा को 0 कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब वो रिस्क को 0 कर रहा है। फिर से सुनो, डेल्टा 0 मतलब रिस्क 0, डेल्टा ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा, डेल्टा ज्यादा मतलब प्रॉफिट भी उसमें ज्यादा होगा, लेकिन डेल्टा ज्यादा तो लॉस भी ज्यादा। इस बात को ध्यान रखना। तो इसलिए अंडरलाइन के 1 पॉइंट मूव करने पर आप 1000 डेल्टा लेकर बैठे हुए हो कि आप 10 डेल्टा लेकर बैठे हुए हो कि आप 0 डेल्टा लेकर बैठे हुए हो, ये बात आपको बहुत ही क्लियर अपने माइंड में फिट करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये समझ आया? तो डेल्टा का एक्सपोजर जरूर देखना है, गामा का एक्सपोजर देखना है, वेगा का देखना है, थीटा का देखना है। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में क्योंकि बता रखी हैं तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी यहां पर नहीं जा रहा। ये सारी की सारी चीजें आपकी जो पोजीशन है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं।
आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उस पर बहुत इफेक्ट डालेंगी। जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही ज़्यादा आपका ऑप्शन प्रीमियम डिके होगा, राइट, अगर आप बायर हो। ये बात आ रही है आपको समझ में? एट द सेम टाइम वेगा या गामा अगर हम कहें, वो भी आपकी पोजीशन को इफेक्ट करेंगे। अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो गामा बायर को हेल्प करेगा, राइट। तो हमें एक ऐसी सिचुएशन पर लेकर आना है अपने ग्रीक्स को कि जो सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल हो। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि फेवरेबल कब है? तो आंसर है स्टेप 1 और स्टेप 2 आप कर आए हो ना, स्टेप 3 भी आप कर आए हो, और अब तक आपको यह बात क्लियर हो चुकी होगी कि मार्केट में आप डायरेक्शनल बायस हो या रेंज बाउंड मार्केट की बात कर रहे हो। अगर आप किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आपको डेल्टा, गामा, वेगा उस तरह के चाहिए होंगे। अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो यानी कि आप सेलर होगे, और अगर आप सेलर हो तो आपको डेल्टा, वेगा, गामा, थीटा उस तरह के चाहिए होंगे। तो इसलिए स्टेप 1, 2, 3 में ये क्लियर हो गया था कि हमारे ग्रीक्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और जरूरी चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी और पे ऑफ आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कि जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो तो उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसा दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेड बनाते वक्त ग्राफ बनाने लग जाओ, लेकिन ये बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए कि इस ट्रेड को के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और इस ट्रेड के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, ठीक है। मतलब ये कि मैक्स लॉस कितना हो सकता है, ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपीज हैं, ठीक है, तो उसमें से आप कितना लॉस ले सकते हो, ठीक है। तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन जो आप ट्रेड लेने जा रहे हो उसमें डेल्टा के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट मूव करने पर कितना लॉस हो सकता है ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर ये 1 पॉइंट मूव करता है और डेल्टा की पोजीशन 1000 है तो 1 पॉइंट में ही 1000 रुपीज का लॉस हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए अगर आपका जो ओवरऑल साइज है उसके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि मैं सिर्फ 5000 का लॉस कराऊंगा, तो यानी कि आप सिर्फ 5 पॉइंट मूव करना ही अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर ये 5 पॉइंट मूव कर गया और आपके डेल्टा की वैल्यू 1000 है, राइट, तो ये 5 पॉइंट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया आपका स्टॉप लॉस सेट होगा, राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने स्टॉप लॉस वहां पर लगाया होगा क्योंकि आप 5000 से ज्यादा लॉस नहीं करना चाहते हो। ये समझ आई बात आपको? तो ये मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, ये जरूरी नहीं है कि आपका डेल्टा 1000 ही होगा, 10 वगैरह कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं आपसे कि आप इस बात को ध्यान रखो कि आपका डेल्टा की वैल्यू कितनी है अपनी पोजीशन की हमेशा, ठीक है। और फिर ये ध्यान रखो कि कितना लॉस मैक्सिमम ले सकते हो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितनी रियलिस्टिक है। अब क्योंकि आप चार्ट पर जा चुके हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना चुके हो, ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सारी चीजें आप चेक कर चुके हो, फिर आपने वोलेटिलिटी भी चेक कर ली है, न्यूज इवेंट सब कुछ देख लिए हैं। अब मेन चीज ये है कि आप कुछ ना जितना लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ ना कुछ रिवार्ड भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो वो रिवॉर्ड कितना रिवॉर्ड हो सकता है तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इतना ही लूंगा। अगर आप उसका कोई नंबर अगर नहीं काउंट कर रहे हो, एक नंबर बोर्ड पर नहीं लिख रहे हो कि लॉस का तो लिख लेंगे कि इतना ही लेंगे लेकिन प्रॉफिट का नहीं लिखते, तो ये भी गलत होगा। आपको मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट जो आपको लेना है वो दोनों ही क्या होने चाहिए, पहले से आपके पास डेटा होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी पहले से होनी चाहिए। ये मैं आपके एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद इससे आपको क्या क्लियर हो जाएगा, आपका रिस्क और रिवॉर्ड का जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा कि लॉस लूंगा इतना और मैक्सिमम रिवॉर्ड लूंगा इतना, इससे ज्यादा रिवॉर्ड नहीं चाहिए। इस बात का मतलब ये होता है कि इससे कम ले सकता हूं लेकिन इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं कि इससे ज्यादा हो जाएगा तो ले लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। वो कम नहीं लेने के चक्कर में जो आ रहा होता है रिवॉर्ड वो भी चला जाता है और फिर लॉस आ जाता है, राइट। तो वो होना चाहिए कि ये मैक्स है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। रिवॉर्ड को इस तरह से देखा जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब एक जरूरी चीज मैं बोर्ड पर आपको लिख देता हूं जो कि आपके एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगी। क्या? देखो, गुड ट्रेड का मतलब ये नहीं होता कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी,
ये बात ध्यान रखना। गुड ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, राइट। क्या होगी गुड ट्रेड? गुड ट्रेड का मतलब है गुड एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब यहां पर ये हो गया कि यहां पर जो आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो जो आपने तय किया था, अगर वो उस एक्सपेक्टेड वैल्यू के आसपास आ गया तो वो उसे एक अच्छा ट्रेड माना जाएगा। अगर वो लॉस भी उस एक्सपेक्टेड नंबर के आसपास आ गया, गुड ट्रेड। अगर वो रिवॉर्ड उस एक्सपेक्टेड नंबर के आसपास आ गया, तब भी गुड ट्रेड। लेकिन अगर मान लीजिए आप ना तो आपका रिवॉर्ड का कोई एक्सपेक्टेड नंबर है, ना आपका लॉस का कोई एक्सपेक्टेड नंबर है, वो रैंडम नंबर है, कुछ भी लॉस हो जाता है, कुछ भी प्रॉफिट हो जाता है, अगर वो रैंडम है तो उस ट्रेड को आप किसी भी तरह से गुड ट्रेड नहीं मान सकते। जैसे एग्जांपल के लिए किसी बिगिनर को 4-5 ट्रेड में अगर कुछ भी मान लीजिए रिवॉर्ड मिल गया तो उसे लगता है कि अब मुझे सब आता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वोलेटिलिटी हमें क्या करना है इसका, मेरा तो वैसे ही आ जाता है इतना रिवॉर्ड, राइट। 4-5 रिवॉर्ड के बाद जब एक बड़ा वाला लॉस आता है जो कि 4-5 रिवॉर्ड को भी लेकर जाता है अपने साथ में, तब समझ में आता है कि गुड ट्रेड का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेक्टेड नंबर है उसके आसपास आना चाहिए। वहां पर लॉस एक बार में क्यों लेकर चला गया? क्योंकि किसी भी तरह का कुछ रिस्क मैनेजमेंट था नहीं, और रिस्क मैनेजमेंट नहीं था तो कोई एक्सपेक्टेड नंबर तो होने का कोई चांस ही नहीं है, तो वो कभी भी गुड ट्रेड के अंदर आ ही नहीं सकता। ओके, ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 5 पर। टोटल हमारे पास 8 स्टेप होते हैं, उसमें से हम 5th नंबर की स्टेप पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये? इवेंट एंड कैटलिस्ट चेक। इवेंट एंड कैटलिस्ट चेक का मतलब क्या? देखिए, आपने मान लीजिए कोई ट्रेड ली, ठीक है सर, सबसे पहले आपने स्टेप 1 कर लिया, ओवरऑल मार्केट चेक कर लिया, ओके। दूसरा, आपने टेक्निकल एनालिसिस लगा लिया, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ चेक कर लिया। फिर आपने वोलेटिलिटी की बात कर ली, वोलेटिलिटी भी आपने चेक कर ली, आईवी कैसी है। फिर इसके बाद आपने ग्रीक्स के एक्सपोजर वगैरह सब कुछ देख लिए, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर आपने उसी स्टेप के बाद सीधा ट्रेड ले ली कि अब तो आपने क्वांट एनालिसिस कर दिया, अब हमें क्या जरूरत है, कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट हो ही गया, तो अब चलो ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने मार्केट का कैटलिस्ट नहीं देखा, यानी कि मार्केट में जो आपको शॉक में ला सकता है, जो आप जनरली हो भी जाते होगे कि सब कुछ ठीक था, सारा एनालिसिस ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? तो आंसर है, बिना रीजन के मार्केट का अपोजिट डायरेक्शन में जाने का कोई मीनिंग नहीं बनता, ये बात है ही मीनिंगलेस। इस बात को ध्यान रखना। अगर मार्केट में कुछ ना कुछ तो मार्केट को ड्राइव करेगा जो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई ना कोई इवेंट है, कोई ना कोई न्यूज है जो उसको ड्राइव कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो पहले ही हमें सब कुछ चेक कर लेना है कि कोई अर्निंग डेटा, पॉलिसी, एक्सपायरी, कोई गैप का रिस्क तो नहीं बन रहा, वोलेटिलिटी क्रश होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रही। तो अगर मान लीजिए मार्केट में आईवी कोलैप्स हो रही है, ठीक है, मान लीजिए अभी ट्रेड ली नहीं है हमने, ट्रेड लेने से पहले ही हम इवेंट अगर कोई है तो उस इवेंट के टाइम पर हम चेक कर रहे हैं क्या आईवी बढ़ चुकी है, क्या आईवी लो हो चुकी है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर रहे हैं किसके बाद? जब हमें इवेंट पता है। अब इवेंट पता होने के बाद हम ये देख रहे हैं क्या मार्केट ऑलरेडी प्राइस कर चुका है उस वोलेटिलिटी को। अगर कर चुका है तो इवेंट होगा या हो चुका है, उसके बाद भी मार्केट में जो प्राइस हैं उसमें बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, अगर ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी है उसकी तो, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को आपको स्टेप नंबर 5 पर रखना है, उसी के बेसिस पर वोलेटिलिटी का डेटा जो है वो सही से काम करेगा। अगर आपने वोलेटिलिटी चेक भी कर लिया, कोई इवेंट आ गया तो आपको एक झटका लगेगा, बहुत तेज शॉक लगेगा कि ये क्या हो गया, राइट। तो इसलिए सडन मूव के रिस्क जो हैं वो किसी भी न्यूज या इवेंट पर ही बनते हैं। तो इसलिए हमें स्टेप नंबर 5 पर सभी तरह के इवेंट जो भी अगर मान लीजिए आपकी अंडरलाइन कोई स्टॉक है तो उस स्टॉक से रिलेटेड सारे इवेंट पता होने चाहिए। अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी एटसेट्रा, तो इन केस में आपको ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी देखना पड़ेगा, इंडियन मार्केट भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पर किसी भी तरह के कोई ऐसे इवेंट तो नहीं है जहां पर सडनली कोई गैप अप या गैप डाउन या ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सभी इंट्राडे ट्रेडर हो,
आप हो सकता है कोई पोजिशनल ट्रेडर हो, और पोजिशनल ट्रेडर के लिए आज ट्रेड सही जा रही थी, अगले दिन भी सही जा रही थी, लेकिन अगर कोई इवेंट आता है तो उस केस में उस ट्रेड को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए अगले दिन कुछ गैप अप गैप डाउन का कुछ सिनारियो बन रहा है तो उसको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। अच्छा, ये बात हो गई कि आपका इवेंट एंड कैटलिस्ट चेक आपने कर लिया 5th नंबर पर। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है सेंटीमेंट या पोजीशनिंग। एक रूम के अंदर आपने ये सारी चीजें बैठ के कर ली, आपने स्टेप 1 2 3 4 5 फॉलो कर लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन प्रोफेशनल लोग ये करते हैं, तो बिगिनर्स को भी ये करना चाहिए कि उनको ये देख लेना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो तो ये है, लेकिन जो बाकी की दुनिया कर रही है ये क्या कर रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पर लोगों का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि क्या उन लोगों का इंटरेस्ट वही है जो मेरा है, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है अभी तक के स्टेप्स में, क्या वो सारे के सारे एनालिसिस के बेसिस पर बाकी सारे लोग भी यही बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट कितना है, आपको पीसीआर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या वहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर, या किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या बहुत ही ज्यादा क्राउडेड ट्रेड हो गई है। ठीक है, लिक्विडिटी के जोन कहां पर बन रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन कहां पर बन रहे हैं, इसके बेसिस पर भी हमें मार्क करने पड़ेंगे। जब हम ये सारी चीजें चेक करेंगे ऑप्शन चेन में, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ओवर क्राउडेड ट्रेड है कहां पर हो रही है। ठीक है, कहां पर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन चेन से ही पता चलता है कि ट्रैपिंग कहां पर होगी। चार्ट से उतना क्लियर नहीं पता चलेगा जितना आपको ऑप्शन चेन से पता चलेगा। तो ऑप्शन चेन जब आप देखते हो तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पर ट्रैपिंग आ रही है। लाइव में पता चल जाएगा कि हाँ, यहां पर भी ट्रैप होने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं वो हमने दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में देखी हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं अभी। राइट, हमारा तो एक एनालिसिस था ही, दूसरों का एनालिसिस और हमारा एनालिसिस मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो मैं ये सोच रहा हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की सिचुएशन में हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं सही जा रहा हूं। तो एक कॉन्टेक्स्ट में को आप ले रहे हो, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। इस बात का मतलब ये नहीं है कि बाकी सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं तो वो सही होगा। नो, ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सब जो कर रहे हैं वो गलत हो और आप जो कर रहे हो वो सही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, बट एक प्लस पॉइंट बनाकर रख सकते हो कि ठीक है, मैं जो कर रहा हूं, मेरे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैच कर रहे हैं। मेरे जो ट्रैप होने के जो लेवल्स हैं वो मेरे जो लेवल हैं वो बाकियों के जो लेवल हैं वो मैच कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो ये आप एक प्लस पॉइंट बनाकर, एक एज बनाकर यूज कर सकते हो। इसके बाद बात आएगी कि ठीक है, अब मेरा एनालिसिस, बाकी दुनिया का एनालिसिस सब देख लिया, अब मैं रेडी हूं मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि मेरा जो एनालिसिस कहता है उसके बेसिस पर मुझे किसी ना किसी स्ट्रेटजी पर वर्क करना पड़ेगा। बिना स्ट्रेटजी के मार्केट में जो वर्क कर रहा है इसका मतलब तो वो ब्लाइंड ट्रेडिंग कर रहा है, ब्लाइंडली जा रहा है। स्ट्रेटजी का मतलब ये हो गया कि अगर आप नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हो, नेकेड अगर आप मान लीजिए कॉल बाय कर रहे हो, नेकेड आप पुट बाय कर रहे हो और वहां पर किसी भी तरह के कोई एडजस्टमेंट आपके माइंड में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी पर वर्क नहीं कर रहे हो। पहली बात तो ये कि जो लॉन्ग कॉल होती है या मैं कहूँ लॉन्ग बाय, जो लॉन्ग पुट होता है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। राइट, इनके साथ जब कोई और आप और एक पोजीशन बनाते हो उनको हैज करने के लिए, तब वहां पर एक स्ट्रेटजी बनके तैयार हो जाती हैं। तो इन जनरली जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय किया है या पुट ऑप्शन बाय किया है, वहां हैजिंग किसी भी तरह की नहीं है। तो बेसिकली आप किसी भी स्ट्रेटजी पर वर्क नहीं कर रहे हो। तो आप जो लोग कहते हैं ना कि मैं स्ट्रेटजी पर काम कर रहा हूं, तो कौन सी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो कि मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं। कॉल ऑप्शन बाय करना कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहली चीज तो ये, उसको हैज करने के बाद जो पोजीशन बनती है वो स्ट्रेटजी होती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को चूज करना हमारा बनता है स्टेप नंबर 7। क्या है, अब स्ट्रक्चर को चूज कर लो। क्या है, अगर डायरेक्शनल है, ठीक है, डायरेक्शनल है
ठीक है, हमने डायरेक्शन किससे पता की? टेक्निकल एनालिसिस से। वोलाटिलिटी से हमें क्या पता चल गया? वोलाटिलिटी से हमें बेसिकली प्राइस का पता चल गया कि चीप है या फिर एक्सपेंसिव है, उसके बेसिस पर हमने बाइंग या सेलिंग का डिसीजन लेना है। फिर इसके बाद क्वांट की हेल्प से हमने क्या किया? हमारे ग्रीक्स का एक्सपोजर देखा, वोलाटिलिटी का एक्सपोजर देखा, उसकी हेल्प से हमने क्या किया? रिस्क का मैनेजमेंट भी कर लिया। अब अगर मान लीजिए मार्केट में डायरेक्शनल हमें ट्रेड लेनी है, कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है, लेकिन आईवी कैसी है? लो है, तो इसका मतलब ये है अगर आईवी लो है तो चीप ऑप्शन मिल रहे होंगे। अगर चीप ऑप्शन मिल रहे हैं तो कैसी स्ट्रेटजी बायस होंगी, कैसी स्ट्रेटजी में काम होगा? तो आंसर है बाइंग में, या जितने भी तरह के डेबिट वाले स्प्रेड हैं जिसमें बाइंग ज़्यादा होती है, सेलिंग का पार्ट कम होगा, ठीक है, तो वो डेबिट स्प्रेड कहलाते हैं, तो डेबिट में काम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हुआ कि डायरेक्शनल है, ठीक है, लेकिन आईवी हाई है, यानी कि एक्सपेंसिव ऑप्शन होंगे, तब एक्सपेंसिव ऑप्शन के केस में हम लोग क्रेडिट स्प्रेड में काम करेंगे, यानी कि वो सेलिंग की बातें चल रही होंगी। अब डायरेक्शनल है लेकिन एक्सपेंसिव ऑप्शन होने की वजह से हम क्रेडिट की बात करेंगे, यानी कि बाइंग भी होगी वहां पर, सेलिंग भी होगी, लेकिन बाइंग कम सेलिंग ज्यादा, ये उसमें इस तरह का स्प्रेड बन रहा होगा, तभी वहां पर नेट क्रेडिट में आप आए होगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सेलिंग की भी स्ट्रेटजी होती हैं जो डायरेक्शनल बायस होती हैं, तो तब आप उस तरह से काम कर रहे होगे। अगर मान लीजिए मार्केट रेंज बाउंड है और आईवी हाई है तो बहुत ही बढ़िया प्रीमियम मिलेंगे, और बहुत ही क्लियरली उस केस में क्या हो रहा होगा, आपकी सेलिंग वाली जितनी भी स्ट्रेटजी हैं वो आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन कॉन्डोर या शॉर्ट स्ट्रैंगल, या इवन अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में भी सोच रहे होगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए एक्सप्लोसिव एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन, वोलाटिलिटी एक्सपेंशन होगा बहुत तेजी से, और वोलाटिलिटी अगर एक्सपेंड होगी तो उस केस में आप शॉर्ट स्ट्रैडल ना करके बाइंग कर रहे होगे। बाइंग किस में? बाइंग कर रहे होगे आप स्ट्रैडल में, यानी कि लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल। अगर आपको लग रहा है कि वोलाटिलिटी एक्सप्लोड होने वाली है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में एक्सप्लोड होने वाली है, तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल की बात करोगे। लॉन्ग स्ट्रैडल में आपने एट द मनी पर क्या करोगे? बाइंग चलेगी, कॉल ऑप्शन की भी और पुट की भी। तो अगर डायरेक्शनल बायस अगर आप हो और वोलाटिलिटी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में बायस हो, राइट, तो आप क्या करोगे? वोलाटिलिटी हाई होने पर स्ट्रैडल में काम कर सकते हो या आउट ऑफ द मनी जा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए लॉन्ग स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल में आउट ऑफ द मनी पुट भी बाय है और आउट ऑफ द मनी कॉल भी बाय कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा? अगर वोलाटिलिटी एक्सपोर्ट होती है तो वो स्ट्रेटजी उसमें वर्क करेगी अच्छे से, ठीक है। तो ये बात हो गई स्ट्रेटजी का सिलेक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने स्टेप नंबर 8 पर, जो कि हमारा फाइनल फिल्टर होगा इस ट्रेड के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब तक क्योंकि आप डायरेक्शन भी देख कर आ चुके होगे, उसके बेसिस पर आपने स्ट्रेटजी डिसाइड कर ली होगी, या मार्केट रेंज बाउंड है तो उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी डिसाइड कर चुके हो। तो अब क्योंकि आप ट्रेड में एंटर करने वाले हो, तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे कैसे होना है। एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले डिसाइड करोगे कि आपकी पोजीशन का साइज क्या होगा, मतलब कि आप 1 लॉट के साथ वर्क करने वाले हो या 2 लॉट या 3 लॉट, तो आपको नंबर ऑफ लॉट या नंबर ऑफ क्वांटिटी पहले डिसाइड करनी होंगी पहले से ही। दूसरी चीज ये कि आपकी स्ट्रेटजी के बेसिस पर, आपके साइज, लॉट साइज के बेसिस पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर होना चाहिए, या अगर आप स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर रहे हैं तो उस केस में हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां पर जो एडजस्टमेंट अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो वो एडजस्टमेंट कहां पर किए जाएंगे, कौन से पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर जाकर एडजस्टमेंट की बातें करनी होंगी। अब किसी भी स्ट्रेटजी की आप बात करो, हर एक स्ट्रेटजी के साथ उसके एडजस्टमेंट किए जाने चाहिए। तो एक बिगिनर ट्रेडर को साथ में यह भी सीखने की जरूरत है कि किस तरह से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी का जो एडजस्टमेंट होता है वो सबसे जरूरी है जानना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप एक ट्रेड की बात कर रहे हो तो कुछ पॉइंट ऐसे जरूर आएंगे जहां पर आपको अपनी ट्रेड को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने YouTube पर कुछ वीडियोस में एडजस्टमेंट बताए हुए हैं कि किस तरह से किसी भी ट्रेड को एडजस्टमेंट किया जाता है, लेकिन क्योंकि सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं है,
तो उसको हमने क्या किया है, एक प्रॉपर कोर्स की फॉर्म में, सिस्टमेटिक वे में आपको सारी स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा जीएस क्लासेस ऐप, और बड़े आसानी से आप सारी स्ट्रेटजी के एडजस्टमेंट वहाँ पर जाकर सीख सकते हो। स्पेशली क्वांट एनालिसिस के फील्ड में अगर आप चाहते हो कि आप वोलाटिलिटी को मास्टर कर लो और आप ये बड़े अच्छे से जान पाओ कि कब कोई भी ऑप्शन जो है वो प्रीमियम जो है वो चीप है या एक्सपेंसिव है, अगर आप क्वांट एनालिसिस को बिल्कुल उसी तरह से सीखना चाहते हो जिस तरह से एक सिंपल लैंग्वेज में ABCD किसी बच्चे को सिखाई जाती है, उस लेवल का क्वांट एनालिसिस जो एडवांस लेवल का है वो भी सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर आपको सीखना है तो आप बड़े आसानी से उस कोर्स के अंदर क्वांट एनालिसिस भी सीख सकते हो। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा पॉइंट मिलता है जहां पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़े, तो हर स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट वाला पॉइंट आपको पहले से ही क्लियर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको यह भी देखना पड़ेगा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस कितना होगा और व्हाट इज द एग्जिट लॉजिक। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो एग्जिट का प्लान क्या है ये पहले डिसाइड होता है, ना कि रैंडमली कभी भी एग्जिट हो जाएगा। अगर आप रैंडम एग्जिट कर रहे होगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो आपने बनाया था वो पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका है। इस बात का मतलब ये है कि आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना लेने से काम नहीं बनेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वहां पर जो एग्जिट वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा। तो हर एक स्ट्रेटजी का एक एग्जिट पॉइंट होता है, हर एक ट्रेड का एक एग्जिट पॉइंट आता है जहां पर आपको एग्जिट होने में ही भलाई है, उसमें बने रहने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 8। अब अगर हम इसको समराइज करें तो बिल्कुल बेसिक सी चीज, सबसे पहले हम मार्केट का टाइप देखेंगे, यानी कि ट्रेंडिंग है, रेंज में है, वोलाटिलिटी क्या कह रही है, क्या कोई डायरेक्शनल बायस है, ठीक है, IV हाई है या लो है, ग्रीक का जो रिस्क है अगर डेल्टा ज्यादा तो नहीं हो गया पोजीशन का तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ग्रीक का जो रिस्क है वो भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई इवेंट तो नहीं आ रहा पास में, कोई भी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह के मार्केट के लिए, जो यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटजी फिट हो रही है या नहीं हो रही है। फिर इसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि जो पोजीशन साइज है वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि ट्रेड आप ले रहे हो 2 लॉट से और आपकी रिस्क की जो कैपेसिटी है वो कम है, तो उस केस में क्या होगा कि पोजीशन साइजिंग जो होगी, आपकी पोजीशन की जो साइजिंग है वो बताती है कि आपका कितना लॉस होगा, राइट। तो आप मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन की साइजिंग बनती है। तो वो कैलकुलेशन आप बड़े आसानी से क्वांट एनालिसिस के अंदर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या एग्जिट प्लान रेडी है। अगर आपके पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है तो इनमें से किसी भी स्टेप को करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ये सारे स्टेप फेल हैं। चाहे आपने किसी भी लेवल का एनालिसिस कर लिया हो, लेकिन किसी भी सुप्रीम एनालिसिस करने के बाद भी अगर आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है तो इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि आपने किसी भी तरह का कोई एनालिसिस किया है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। बिगिनर क्या करते हैं, वो करते हैं कि सिग्नल मिला ट्रेड करो, लेकिन जो प्रोफेशनल होगा वो चेक करेगा कि इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, क्या उस इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और उस स्ट्रक्चर में क्या प्राइजिंग क्या कह रही है और प्राइजिंग के साथ रिस्क कैसा जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद कोई ट्रेड किया जा सकता है। ये इतना बड़ा गैप है, बिना इन्वायरमेंट, बिना स्ट्रक्चर, बिना रिस्क के, है ना, बिना मार्केट का सेंटीमेंट जाने हुए अगर आप ट्रेड कर रहे हो। सेंटीमेंट का मतलब ये नहीं होता निफ्टी ग्रीन है तो बाइंग, रेड है तो हमने सेलिंग कर दी, नो, ऐसा नहीं होता, राइट। अगर साइडवेज मार्केट है तो उसका स्ट्रक्चर पहले कंफर्मेशन करना पड़ेगा, डिफरेंट स्टेप से, एक प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा, राइट। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो ये कुछ गोल्डन रूल हैं जो आपको याद रखना है। एक मेंटल मॉडल अगर बनाना चाहते हो, जैसे हम क्वांट में मॉडल बनाते हैं जिसमें हम चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ जो है वो कौन करे, सेटअप करके दे, हमें मैनुअली कुछ भी ना करना पड़े। तो हम क्वांट के थ्रू क्या करते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें सब कुछ कैलकुलेशंस भी वो करेगा, ट्रेड भी वो करेगा, केवल एल्गोरिदम हमारी होगी, जो डिसीजन होंगे वो जो हमने बताए हैं
उसके बेसिस पर होंगे। इसको कहते हैं मॉडल तैयार करना। इसी तरह का मॉडल आप किसी भी ट्रेड से लेने से पहले अपना मेंटल मॉडल तैयार कर सकते हो। वो क्या होगा? तो आंसर है कि जब भी आप ट्रेड लेने वाले हो उससे पहले कुछ चीजों का आंसर कर लो। कौन कौन से? जैसे कि वेयर कैन प्राइस मूव, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से पता चल जाता है। क्या ऑप्शन प्राइस चीप है या एक्सपेंसिव है, ये वोलेटिलिटी में जिसने मास्टर किया है वो इसका आंसर कर सकता है। व्हाट रिस्क आई एम होल्डिंग, ठीक है, तो ये क्वांट एनालिसिस के थ्रू पता चल जाएगा कि कितना रिस्क हमारी पोजीशन में है। इसके बाद एनी शॉक या इवेंट कुछ आने वाला है तो वो इवेंट चेक के अंदर आ जाता है। अगर इनमें से किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा या मैं कहूँ क्लियर नहीं है, बहुत ही क्लियर होना चाहिए एकदम, अगर इनमें से एक का आंसर अनक्लियर है, एक सिंगल आंसर भी अनक्लियर है, यानी कि इवेंट का पता नहीं चल रहा, तो बाकी सारे एनालिसिस का कोई मीनिंग नहीं है। फिर से अगर मान लो ये पता है, ये पता है और इसका पता नहीं चल रहा वोलेटिलिटी का, कोई मतलब नहीं है, आपने चाहे कुछ भी कर लिया हो, इनमें से सबके आंसर बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर एक का भी आंसर क्लियर नहीं है तो उस केस में किसी भी तरह की ट्रेड बनती ही नहीं है। और किसी भी तरह की ट्रेड ना करना भी क्या होता है? ट्रेड करना होता है। ध्यान रखना, नो ट्रेडिंग भी अपने आप में एक पोजीशन होती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने आज क्या पोजीशन बनाई, तो मैं कहूंगा मैंने कोई ट्रेड ही नहीं ली, तो इसका मतलब मेरी पोजीशन क्या थी? नो ट्रेड। वाई नो ट्रेड? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर में मैच ही नहीं कर रहा। अगर स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा लेकिन ट्रेड ही करना है। तो करना ही करना वाले सीन में तो फिर वो आता ही है, सेबी का डेटा आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसके बाद अब सवाल ये है कि मान लीजिए आपने ट्रेड ले ली, ठीक है। अब ट्रेड लेने के बाद जो आपने सारा एनालिसिस कर लिया और ट्रेड ले ली, अब ट्रेड लेने के बाद कुछ करना होता है क्या? तो आंसर है जब आपने ट्रेड ले ली उसके बाद फिर असली काम शुरू हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अभी तक तो आप ट्रेड लेने से पहले का एनालिसिस कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं क्या? प्री एनालिसिस, ठीक है। अब जब ट्रेड चल रही है तब उस टाइम कुछ एनालिसिस वहां पर चल रहा होगा, तब आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे होगे, और फिर जब ट्रेड एंड हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ एनालिसिस कर रहे होगे उस ट्रेड के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि जब ट्रेड चल रही होती है, ड्यूरिंग द ट्रेड कौन कौन सी चीजें हैं जो स्क्रीन पर देखनी होती हैं, और हम ये भी बात करेंगे कि जब हम ट्रेड से एग्जिट हो गए तो उसके बाद हमारा जो प्री एनालिसिस था, ड्यूरिंग द ट्रेड था, उन सब का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। ये सारी बातें मैं करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बता पाया हूं। आप इन स्टेप्स की डेली प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे लेकिन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जब आप एक बार ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको धीरे धीरे एक जनरल बनाना आ जाएगा। जब आप ट्रेडिंग जनरल बनाना सीख जाएंगे, फिर इसके बाद क्योंकि आपने एनालिसिस किया है तो ये जरूरी नहीं है कि आप 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ही मार्केट में काम कर लोगे। कुछ धीरे धीरे कुछ मिस्टेक्स होंगी, उनसे सीखोगे, फिर आप धीरे धीरे मिस्टेक कर करके सीखोगे। लेकिन ये वो वाली मिस्टेक वैसी वाली नहीं होंगी, रैंडम वाली मिस्टेक, नो, ये लर्निंग वाली मिस्टेक होंगी कि आपने एक एनालिसिस किया, वो इसमें ये मिस्टेक थी, इस एनालिसिस में ये गलती की थी मैंने, वो आपने नोट कर ली, अगली बार से वो गलती ना हो, राइट। इस तरह से धीरे धीरे जब आप एलिमिनेट करते जाओगे अपनी मिस्टेक्स को, तब जाकर आपके पास एक ऐसा सेटअप, एक एनालिसिस का एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने की तरफ लेकर जाएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं पोस्ट ट्रेडिंग के बाद का एनालिसिस क्या होता है और ड्यूरिंग द ट्रेड के बाद एनालिसिस क्या होता है उसकी बातें करूंगा। अगर आप में से कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो सीरियसली, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है, अगर कुछ सीरियस ट्रेडर हैं जो जानना चाहते हैं कि क्वांट एनालिसिस क्या होता है और क्वांट के थ्रू किस तरह से मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, तो आप जरूर मेरे साथ जुड़िए, जहां पर हम डिटेल में, बहुत डिटेल में, डेप्थ में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बात करने वाले हैं कि पूरा क्वांट एनालिसिस बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे किया जाता है। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।